हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल एडुकेयर। आज हम एक बहुत ही डेलिकेट और डिस्टर्बिंग इशू पर बात करेंगे, फेक एनकाउंटर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। फेक एनकाउंटर्स क्या होते हैं? सिंप्लीफाइड तरीके से देखा जाए तो ये स्टेज्ड कन्फ्रंटेशन है जहां पुलिस ऑफिसर्स अपने विक्टिम को मार कर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में या ड्यूटी के दौरान गोली चलाई, लेकिन रियल स्टोरी कुछ और होती है। ये स्टेज किलिंग्स काफ़ी बार ऐसे लोगों के अगेंस्ट की जाती है जो या तो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं या पॉलिटिकल डिसिडेंट्स होते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के मेंबर्स। इन लोगों को उनके बेसिक राइट्स जैसे कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से बिल्कुल डिप्राइव कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, फेक एनकाउंटर्स के पीछे मोटिव्स क्या होते हैं? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डीपली रूटेड होते हैं। कई बार पुलिस पर एक इंटेंस प्रेशर होता है जहां उनसे क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं और वो लीगल प्रोसेस को फॉलो करने की बजाय अपने तरीके से जस्टिस देने लगते हैं। और जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का कल्चर वीक हो, ऑफिसर्स को लगता है कि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार मीडिया और सोसाइटी में इन ऑफिसर्स को हीरोज की तरह ग्लोरीफाई किया जाता है, जो इस प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिस को और ज्यादा प्रमोट करता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन इनोसेंट लोगों की जिंदगी तक सीमित नहीं है। ये फेक एनकाउंटर्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है जो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट को वीक कर देता है। विक्टिम्स की फैमिलीज को ना जस्टिस मिलता है और ना ही क्लोजर। उन्हें सिर्फ अपने लव्ड वंस के लॉस और ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। जो कम्युनिटीज में ये एनकाउंटर्स होते हैं उनका अथॉरिटीज के प्रति एक डीप मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है और सोसाइटी का एक फ्रेजाइल फैब्रिक फ्रैक्चर होने लगता है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सिर्फ जिंदगियां नहीं खत्म करती बल्कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करती है। जब पुलिस ऑफिसर्स खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं तो जस्टिस एक फार्स बन जाता है और लॉ का एक मजाक बन जाता है। इस प्रॉब्लम को रोकना इजी नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन दोनों ही एफर्ट्स को अंडरकट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो फ्लॉड या मिसमैनेज्ड होती हैं, एविडेंसेस को टेम्पर किया जाता है और अक्यूज्ड ऑफिसर्स को शील्ड किया जाता है, उनको बचाया जाता है। पब्लिक के एक सेगमेंट के लिए पुलिस एनकाउंटर्स एक फॉर्म ऑफ इंस्टेंट जस्टिस बन चुके हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए एक ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन है। यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हर जगह ये एनकाउंटर्स एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, फेक एनकाउंटर्स लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से कहां स्टैंड करते हैं? इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 एंड 100 एंड भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 एंड 38 के अंडर पुलिस सेल्फ डिफेंस में डेडली फोर्स यूज कर सकती है। लेकिन जब ये कन्फ्रंटेशंस सेल्फ डिफेंस से आगे बढ़कर एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन बन जाते हैं, तब लॉ और एथिक्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आइए कुछ रियल लाइफ केसेस स्टडीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये एनकाउंटर्स अलग अलग स्टेट्स में कैसे एग्जीक्यूट किए गए और हर एक केस क्या नई डायमेंशन दिखाता है, सेल्फ डिफेंस या पॉलिटिकल मोटिवेशंस या फिर कुछ और। केस नंबर 1 फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अक्सर एनकाउंटर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में ये टैग और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। 2017 के बाद से स्टेट पुलिस के एनकाउंटर्स में 180 से ज्यादा अलेजेड क्रिमिनल्स मार दिए गए हैं और ये नंबर एक अलार्मिंग ट्रेंड को दिखाता है। सबसे ज्यादा डिस्कस केस था गैंगस्टर विकास दुबे का, जिसे पुलिस ने अरेस्ट के बाद गोली मार दी, ये क्लेम करते हुए कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। पब्लिक ने इस स्विफ्ट जस्टिस की तारीफ की, लेकिन काफी लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि क्या ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्जीक्यूशन का नाम दिया। उनका कहना था कि पुलिस ने दुबे को साइलेंस करने के लिए मारा ताकि उन पॉलिटिकल फिगर्स को बचाया जा सके जो उसके क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। रिसेंटली मंगेश यादव एनकाउंटर ने भी एक बार फिर पुलिस एनकाउंटर्स की लीगलिटी और एथिक्स पर डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया है। मंगेश यादव, जो एक हाई प्रोफाइल रॉबरी केस में अक्यूज था, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मार दिया गया। पुलिस का कहना है कि मंगेश यादव ने अरेस्ट के वक्त फायर किया
जिसकी वजह से रिटेलिएटरी फायरिंग में उसकी डेथ हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और भी क्वेश्चंस रेज कर दिए क्योंकि उसके हेड और लेफ्ट हैंड में गन शॉट वुंड्स मिले। ये फैक्ट्स इस केस की क्रेडिबिलिटी पर डाउट्स रेज करते हैं। मंगेश यादव का केस पहले से ही कॉम्प्लेक्स था। 2021 में मोबाइल थेफ्ट के केस में अरेस्ट होने के बाद उस पर कई बाइक थेफ्ट्स और पेटी क्राइम्स के चार्जेस लगते रहे। इसके बावजूद वो यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंडर एक बड़े गैंग का मेंबर कहा गया। मल्टीपल एफआईआर्स और एक्यूजेशंस के बीच सितंबर 2024 में इसी मंथ में मंगेश यादव को उसको सुल्तानपुर डकैती केस में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया। मंगेश यादव की फैमिली का कहना है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया और इलीगल कस्टडी में रखकर फेक एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। पुलिस ने इन एक्यूजेशन को डिनाई किया और मंगेश के मुंबई में छुपने के वीडियोस रिलीज किए जो उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश थी। पुलिस की फाइनल एफआईआर में मंगेश पर अटेम्प्ट टू मर्डर और इलीगल आर्म्स पोजेशन के चार्जेस लगाए और कहा कि उसने पुलिस पर गोली चलाई थी जिस वजह से उसे रिटेलिएटरी फायर में मार दिया गया। ये केस उत्तर प्रदेश के पुलिस एनकाउंटर्स के ब्रॉड इश्यूज को हाईलाइट करता है जिसमें गैंगस्टर्स एक्ट का मिसयूज और अलेजेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का कंसर्न भी शामिल है। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शंस पर सवाल उठाए, उन पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को टारगेट करने का एक्यूजेशन लगाया। इसके रिस्पॉन्स में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है जिससे मंगेश यादव की डेथ के सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और रिपोर्ट 2 हफ्तों में एक्सपेक्टेड है। ये एनकाउंटर्स एक ऐसे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देती हैं और जस्टिस एक फसाड बन जाता है। नेक्स्ट केस है तेलंगाना से, दिशा रेप एंड मर्डर केस। 2019 में हैदराबाद के वेटनरी डॉक्टर दिशा के ग्रूसम रेप और मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हीनस क्राइम के बाद 4 अक्यूज्ड को जल्दी से अरेस्ट किया गया, लेकिन ट्रायल से पहले ही तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अलेजेड एनकाउंटर में मार दिया। पब्लिक इसे विमेन सेफ्टी के लिए एक जीत के रूप में देखते हुए काफी हद तक इस एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस इंसिडेंट को ड्यू प्रोसेस का सीरियस वायलेशन कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एनकाउंटर पर अपनी नजर डाली और एक इंक्वायरी ऑर्डर की ताकि ये क्लियर हो सके कि एक जेन्युइन सेल्फ डिफेंस था या एक प्लान्ड स्टेज एग्जीक्यूशन। इंक्वायरी के लिए दिसंबर 12, 2019 को सिरपुरकर कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीएस सिरपुरकर, जस्टिस रेखा बालदोटा और फॉर्मर सीबीआई चीफ डीआर कार्तिकेयन को एक 3 मेंबर कमेटी के रूप में अपॉइंट किया। कमीशन का काम था इस एनकाउंटर के हर एक एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना और पुलिस ऑफिसर्स के एक्ट को लॉफुल या फिर अनलॉफुल डिक्लेयर करना। इस केस में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब जनवरी 2022 में सिरपुरकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट के फाइंडिंग्स ने काफी चौंकाने वाले कंक्लूजन दिए। कमीशन ने इस एनकाउंटर को फेक और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा, द अक्यूज्ड वर डेलिबरेटली फायर्ड अपॉन with an intent to cause their death with full knowledge that such firing would inevitably result in their death। यानी पुलिस ऑफिसर्स ने जानबूझकर अक्यूज पर गोलियां चलाई ताकि उन्हें मार दिया जाए। कमीशन ने रिकमेंड किया कि इन्वॉल्व्ड 10 पुलिस ऑफिसर्स पर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर के चार्जेस लगाए जाए। इसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ तेलंगाना हाई कोर्ट पर, जहां एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहले से ही फाइल थी जो विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट ने फाइल की थी। इस केस को रिप्रेजेंट कर रही थी वेल नोन एडवोकेट वृंदा ग्रोवर। ये एक्टिविस्ट सिर्फ दिशा के लिए नहीं बल्कि अक्यूज्ड के लिए भी जस्टिस की मांग कर रहे थे जिन्हें बिना किसी ट्रायल के मार दिया गया था। वृंदा ग्रोवर ने इस पॉइंट पर काफी एम्फसाइज किया, चाहे क्राइम कितना भी सीरियस हो, हर एक अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल का राइट होता है। अगर पुलिस ऑफिसर्स को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने दिया जाए तो इससे जस्टिस का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड मूव में तेलंगाना हाई कोर्ट ने May 1, 2024 को सिरपुरकर कमीशन की फाइंडिंग्स को सस्पेंड कर दिया, जो लीगल और पब्लिक सर्कल्स में काफी शॉक और डिस्मे का कारण बना। एक्टिविस्ट और वृंदा ग्रोवर ने ओपनली एक्सप्रेस किया कि ये सस्पेंशन पुलिस ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी से बचाने का एक तरीका है जो जस्टिस के एंटायर फैब्रिक को वीकन कर रहा है। कमीशन के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के वर्जन में कई ग्लेरिंग लैप्सेस हाईलाइट किए गए। कुछ
क्रिटिकल पॉइंट्स ये थे। नंबर 1, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग। कमीशन ने ये पाया कि अक्यूज्ड को जहां रखा गया वहां काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी एडमिट किया कि कैमरास क्रूशियल लोकेशंस पर फंक्शनिंग नहीं थे। सेकंड, नो फिंगरप्रिंट्स। पुलिस ने क्लेम किया कि अक्यूज ने वेपन से अटैक किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि उन वेपन्स पर अक्यूज के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जो पूरी स्टोरी को सस्पिशियस बना देता है। थर्ड, जुवेनाइल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। 4 में से 3 अक्यूज जुवेनाइल्स थे, जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट में ट्राई किया जाना चाहिए था। उन्हें अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर डील करना ही गलत था। कमीशन के एक फाइंडिंग से ये क्लियर होता है कि पुलिस का सेल्फ डिफेंस का क्लेम काफी वीक था। इन्वेस्टिगेटिव लैप्सेस और प्रोसीजरल फ्लॉज ने ये सजेस्ट किया कि ये एनकाउंटर स्टेज था और अक्यूज्ड को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फेयर ट्रायल डिनाई किया गया। थर्ड केस है महाराष्ट्र राम नारायण गुप्ता एनकाउंटर केस। महाराष्ट्र में फेक एनकाउंटर्स का एक लंबा और ट्रबलिंग इतिहास रहा है, जिसमें मुंबई पुलिस के काफी नोटोरियस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का प्रोमिनेंट रोल था। एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल और आई ओपनिंग केस था 2006 का राम नारायण गुप्ता का एनकाउंटर। राम नारायण गुप्ता एक अलेजेड अंडरवर्ल्ड फिगर था। मुंबई पुलिस ने गुप्ता को 2006 में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया, ये क्लेम करते हुए कि वो एक शूट आउट में इन्वॉल्व था। लेकिन गुप्ता की फैमिली ने एक अलग ही कहानी बताई। उन्होंने कहा कि रामनारायण गुप्ता को पहले से ही पुलिस कस्टडी में रखा गया था और ये एनकाउंटर सिर्फ एक स्टेज एग्जीक्यूशन था। इस केस में एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट तब आया जब 2013 में कोर्ट ने 13 पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूडिंग फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को इस फेक एनकाउंटर के लिए मर्डर का दोषी पाया। ये केस एक रेयर और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बना जहां जुडिशरी ने पुलिस को अकाउंटेबल माना। इससे ये सिग्नल मिला, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं, तो जस्टिस सिस्टम एनी टाइम इंटरवीन करने के लिए रेडी रहेगा। हालांकि ये इंटरवेंशन अक्सर बहुत लंबे समय के बाद होता है। ये गुप्ता केस सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र में पुलिस एनकाउंटर्स के सिस्टमेटिक इश्यूज को स्पॉटलाइट में ले आया और ये सवाल उठाया कि किस हद तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एनकाउंटर किलिंग्स के लिए इम्यूनिटी मिलती रहेगी। और जब जुडिशरी ने ये स्टेप उठाया तो ये मैसेज दिया कि अगर लिमिट्स क्रॉस की गई तो जस्टिस सिस्टम अपना काम करेगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए। नेक्स्ट केस स्टडी इज फ्रॉम गुजरात, शोराबुद्दीन एनकाउंटर केस। गुजरात के फेक एनकाउंटर का एक कंट्रोवर्शियल और ट्रबलिंग इतिहास रहा है, जिसमें शोराबुद्दीन शेख का केस सबसे प्रोमिनेंट है। 2005 में गुजरात पुलिस ने शोराबुद्दीन, एक अलेजेड क्रिमिनल, को एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस का क्लेम था कि वो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अटैक प्लान कर रहा था। लेकिन जल्दी ही ये एनकाउंटर क्वेश्चन के घेरे में आ गया। शोराबुद्दीन की वाइफ कौसर भी मिस्टीरियसली गायब हो गई और बाद में उसकी भी डेथ की रिपोर्ट मिली। और एक और उसका दोस्त तुलसीराम प्रजापति, जो विटनेस था, उसे भी कुछ टाइम बाद मार दिया गया। ये केस तब एक ड्रामेटिक टर्न लेता है जब सामने आता है कि पुलिस ने ये पूरा एनकाउंटर शायद स्टेज किया था। ये एलिगेशंस इस बात को दर्शाते हैं कि एनकाउंटर्स के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर था। ये केस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तब हो गया जब उस वक्त के गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह को अरेस्ट किया गया। अमित शाह पर यह आरोप था कि वो उन्होंने पुलिस को यूज करते हुए फेक एनकाउंटर्स को प्लान किया था अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, जबकि अमित शाह को बाद में एक्विट कर दिया गया। ये केस एक क्लियर एग्जाम्पल बन गया कि कैसे पॉलिटिकल और लीगल बैटल्स फेक एनकाउंटर्स के साथ इंटरट्वाइन हो सकते हैं। ये एक वार्निंग थी कि लॉ एनफोर्समेंट को अगर पॉलिटिकल एजेंडास के लिए कोऑप किया जाए तो जस्टिस सिस्टम खतरे में आ सकता है। एक और हाई प्रोफाइल केस था इशरत जहां एनकाउंटर केस। 2004 में 19 इयर्स ओल्ड इशरत जहां और 3 और लोगों को गुजरात पुलिस ने मार दिया, ये क्लेम करते हुए कि वो टेररिस्ट हैं जो नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही इस एनकाउंटर की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठने लगे। इशरत जहां की फैमिली का कहना था कि वो बिल्कुल इनोसेंट थी और पुलिस ने एनकाउंटर को स्टेज किया था। ये केस नेशनल लेवल पर एक बड़ा इशू बन गया जब सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंक्लूड किया कि एनकाउंटर फेक था। लेकिन लीगल बैटल काफी लंबी चली और पॉलिटिकल पार्टीज इस केस को गुजरात गवर्नमेंट पर अटैक करने या डिफेंड करने के लिए यूज करती रही। ये दोनों केसेस सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के पावर मिसयूज को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि इस बात को भी दिखाते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए एनकाउंटर्स को
डेंजरसली यूज किया जाता है। सवाल ये है कि हम कैसे इंश्योर करें कि लॉ एनफोर्समेंट इम्पार्शियल रहे और पॉलिटिकल एजेंडा से दूर रहे। इसके साथ और भी केसेस हैं, जैसे कि सादिक जमाल केस और तुलसी प्रजापति केस। सादिक जमाल एक और अलेज्ड क्रिमिनल 2003 में गुजरात पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस की कहानी को सस्पिशियस बना दिया। जमाल की फैमिली अब तक जस्टिस के लिए फाइट कर रही है। तुलसी प्रजापति का केस तो और भी ज्यादा ट्रबलिंग था, क्योंकि वो सोहराबुद्दीन केस का विटनेस था जिसे साइलेंस कर दिया गया। नेक्स्ट केस स्टडीज फ्रॉम असम। असम में भी एनकाउंटर्स का एक अलार्मिंग ट्रेंड बढ़ने लगा है, स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के नाम पर। उल्फा जैसी सेपरेटिस्ट ग्रुप को टारगेट करने के दौरान कई सिविलियंस भी पुलिस के क्रॉसफायर में मारे गए हैं। असम ह्यूमन राइट्स कमीशन अब कई केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां सस्पिशन है कि पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स यूज की और काफी लोग जो एनकाउंटर्स में मारे गए उनका इंसर्जेंसी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। इन सब इंसिडेंट्स ने पुलिस एनकाउंटर्स की लेजिटिमेसी और लॉ एनफोर्समेंट की ट्रांसपेरेंसी पर बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडियन लॉ में कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है जो पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट परमिशन देते हो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या एनकाउंटर्स कैरी आउट करने के लिए। लॉ पुलिस को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए मारने की पावर नहीं देता है। हाँ, कुछ लॉज ऐसे जरूर हैं जिनके लूज इंटरप्रिटेशन से पुलिस को लीथल फोर्स यूज करने का जस्टिफिकेशन मिलता है, पर यह भी सिर्फ तब जब सिचुएशन बहुत टाइट कंट्रोल में हो और इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो। ये प्रोविजंस पुलिस को सिर्फ सेल्फ डिफेंस या दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, ना कि पावर का मिसयूज करने के लिए। इंडियन पिनल कोड IPC, नव भारतीय न्याय संहिता, एक इम्पोर्टेंट लॉ जो इनकाउंटर्स के डिस्कशन में अक्सर कोट किया जाता है, और स्पेसिफिकली सेक्शन 96 से 106 ऑफ IPC एंड सेक्शन 34 से सेक्शन 44 ऑफ BNS जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। फर्स्ट है सेक्शन 96 ऑफ IPC एंड नाउ इट इज सेक्शन 34 ऑफ BNS। ये सेक्शन बेसिक रूल सेट करता है कि अगर कोई ये एक्ट प्राइवेट डिफेंस में किया गया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। मतलब अगर कोई अपनी या दूसरों की जान बचाने के लिए फोर्स यूज करता है तो ये जस्टिफाइड है। नेक्स्ट इज सेक्शन 97 ऑफ IPC एंड नाउ इट इज सेक्शन 35 ऑफ BNS। इसमें बताया गया है कि ये राइट सिर्फ अपनी बॉडी तक सीमित नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी तक भी एक्सटेंड करता है। मतलब पुलिस ऑफिसर्स भी अपने आप को, अपने लव्ड वंस को या फिर अपनी बिलोंगिंग्स को बचाने के लिए फोर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 99 ऑफ IPC एंड नाउ इट इज सेक्शन 37 ऑफ BNS। ये एक कॉशनरी प्रोविजन है। इसमें ये क्लियर किया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं की जा सकती और आप सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा फोर्स यूज नहीं कर सकते। एनकाउंटर्स में अक्सर पुलिस एक्सेसिव फोर्स का यूज करती है जो इस प्रोविजन का क्लियर कट वायलेशन है। नेक्स्ट इज सेक्शन 100 ऑफ IPC एंड नाउ इट इज सेक्शन 38 ऑफ BNS। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कौन सी सिचुएशंस में कोई इंसान, पुलिस भी शामिल है इसमें, डेडली फोर्स यूज कर सकता है। लॉ डेथ कॉज करने की परमिशन तभी देता है जब आप सेल्फ डिफेंस में होते हो और आपको थ्रेट है डेथ या फिर ग्रेव इंजरी की, किडनैपिंग की, रेप की या फिर एसिड अटैक की। अब सवाल उठता है कि पुलिस ड्यूटी के दौरान क्या कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 3 ऑफ IPC एंड नाउ सेक्शन 101 ऑफ BNS उसका एक्सेप्शन 3 आता है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में काम कर रहा है और अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर रहा है तो अगर उस प्रोसेस में गलती से डेथ हो जाए तो उससे मर्डर का दोषी नहीं माना जाएगा। मतलब अगर एक ऑफिसर जेन्युइनली समझता है कि डेडली फोर्स जरूरी है यूज करना तो उसे मर्डर में चार्ज नहीं किया जाएगा। पर ये कोई फ्री पास नहीं है पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करे। नेक्स्ट लॉ है CRPC, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 49 ऑफ CRPC एंड नाउ इट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 43 एंड 46। CRPC और BNSS पुलिस को ये अथॉरिटी देता है कि अगर कोई अरेस्ट के टाइम पर रेजिस्ट करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस नेसेसरी फोर्स का यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 46 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 49 ऑफ CRPC। लेकिन जैसे IPC और BNS में ये पावर भी लिमिटेड है और इसे रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर पुलिस इस अथॉरिटी का मिसयूज एनकाउंटर जस्टिफाई करने के लिए करे तो उन्हें सीवियर लीगल रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस इन फेक एनकाउंटर्स। अब जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में बात करते हैं
तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ लॉ के नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन है। ये एनकाउंटर्स जो अक्सर फेक एनकाउंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, हर इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का सीरियस वायलेशन है। कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बुनियाद को हिलाते हैं, चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है, चाहे वो कितने भी सीरियस क्राइम में अक्यूज क्यों ना हो। ये कहता है कि किसी को भी उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन एनकाउंटर किलिंग्स इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के लोगों की जान ले लेती है। सेकंड इज आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 ये एंश्योर करता है कि सब लोग लॉ की नजर में बराबर है, लेकिन जब पुलिस किसी एनकाउंटर में खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है तो अक्यूज्ड का फेयर ट्रायल का राइट उनसे छीन लिया जाता है। यानी पुलिस कानून अपने हाथ में ले लेती है, जो जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के एसेंस के बिल्कुल अगेंस्ट में है। थर्ड इज आर्टिकल 22 एंड सीआरपीसी सेक्शन 303 एंड सेक्शन 340 ऑफ बीएनएसएस, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 22 और सेक्शन 340 ऑफ बीएनएसएस ये एंश्योर करते हैं कि हर अक्यूज्ड को लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलेगा ताकि वो खुद को इफेक्टिवली डिफेंड कर सके। लेकिन फेक एनकाउंटर्स में ये राइट खत्म हो जाता है क्योंकि अक्यूज्ड को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। एनकाउंटर्स में पुलिस डायरेक्टली गोली चलाकर अक्यूज्ड के कानूनी अधिकार को छीन लेती है। लास्ट वन इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ये। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ये नेचुरल जस्टिस का एक कोर प्रिंसिपल है। ये कहता है कि दोनों पार्टीज को अपनी बात कहने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब तक दोनों पार्टीज को सुना नहीं जाए तब तक फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन फेक एनकाउंटर्स में ये प्रिंसिपल कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है क्योंकि अक्यूज्ड को अपना पक्ष रखने का कोई चांस ही नहीं दिया जाता। इन एनकाउंटर्स के थ्रू पुलिस बिना किसी कोर्ट के फैसले के एक पर्सन की लाइफ को खत्म कर देती है, जो हर तरीके से गलत है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर एनकाउंटर किलिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया, जो फेक एनकाउंटर्स के इंक्रीजिंग केसेस पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जो एंश्योर करते हैं कि ऐसे केसेस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये फ्रेमवर्क पुलिस के लीथल फोर्स यूज करने के बाद होने वाली इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए बनाया गया था। अब चलिए कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, रिकॉर्ड द टिप ऑफ। जब भी पुलिस को कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हर ऑपरेशन की शुरुआत में एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरेंस का काम करेगा। सेकेंड इज फाइल एन एफआईआर। एनकाउंटर के दौरान अगर कोई व्यक्ति मार दिया जाता है तो पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफआईआर एक लीगल रिकॉर्ड होता है और इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप। थर्ड इज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या फिर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से की जानी चाहिए ताकि इंक्वायरी अनबायस्ड हो और सच्चाई सामने आ सके। ये एंश्योर करता है कि इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर्स अपने एक्शन का जवाब देने से बच नहीं सकते। नेक्स्ट इज मैजिस्टेरियल इंक्वायरी। हर एनकाउंटर के केस में एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी करना कंपलसरी है जो पुलिस के एक्शंस की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करता है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म एनएचआरसी। एनकाउंटर के तुरंत बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है ताकि एक्सटर्नल ओवरसाइट रहे और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस ना हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड मेडिकल एड। अगर एनकाउंटर में कोई इंजर्ड होता है तो उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन देना जरूरी है। यानी पुलिस का काम सिर्फ फायरिंग करना नहीं बल्कि इंजर्ड पर्सन की जान बचाने की कोशिश भी करना है। नेक्स्ट इज सबमिट द रिपोर्ट विदाउट डिले। एनकाउंटर के सभी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स बिना किसी डिले के कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है ताकि जुडिशियल प्रोसेस स्मूथ और टाइमली हो। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन फॉर डिपेंडेंट्स। एनकाउंटर में जो लोग मार दिए गए हैं उनके डिपेंडेंट्स को सेक्शन 357 कैपिटल ए सीआरपीसी एंड नाउ इट इज सेक्शन
सेक्शन 396 ऑफ BNSS के अंडर कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस की गलती के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज सस्पेंड ऑफिसर्स इन रॉन्गफुल एनकाउंटर्स। अगर इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूव हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने गलत एनकाउंटर किया है, फेक एनकाउंटर किया है, तो इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस। एनकाउंटर के बाद बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ऑफिसर्स को गैलेंट्री अवार्ड्स या फिर प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एनकाउंटर्स को किसी पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस इसलिए इशू की ताकि पुलिस पावर का मिसयूज ना करे और लॉ एनफोर्समेंट जब लीथल फोर्स यूज करे तो वो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ हो। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि एनकाउंटर्स के बाद जस्टिस की अलग अलग स्टेजेस पूरे तरीके से फॉलो किए जाएं और इनोसेंट लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेकर अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के मैटर्स में इंडिया की पोजीशन काफी कंसर्निंग है। इंडिया ने कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन को साइन किया है, लेकिन अब तक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेक्टिफाई नहीं किया है। UNCAT का प्राइमरी एम है इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करना, लेकिन जब तक इंडिया इसे ऑफिशियली रेटिफाई नहीं करता तब तक ग्लोबली अपनी कमिटमेंट पूरे तरह से दिखाने में कमी लगती है। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR को साइन किया है। इसका आर्टिकल 6 हर पर्सन को राइट टू लाइफ गारंटी करता है और ये स्ट्रिक्टली कहता है कि किसी को भी आर्बिट्रेरीली बिना किसी लीगल बेसिस के उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इस इंटरनेशनल प्रिंसिपल को डायरेक्टली वायलेट करती हैं, जो इंडिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट में हैं। इन केस स्टडीज से और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस से ये साफ होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी अंडरमाइन करते हैं। आज जरूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स की, ताकि हम इंश्योर कर सके कि इस जस्टिस सिस्टम की इंटीग्रिटी बराबर रहे और सब लोग रूल ऑफ लॉ का सम्मान करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप फेक एनकाउंटर्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।